आप राम मांझी के बयान पढ़ लीजिए भगवान राम के बारे में जी। ये मैं आपको बता रहा हूं टेलीग्राफ का 20/12/21 का, और उसके बाद ये न्यूज 18 का 17 मार्च 2023 का। भगवान कोई राम नहीं है, भगवान एक काल्पनिक पात्र है। रावण महान है, रावण जैसा आदमी पैदा नहीं हुआ। सेकुलरिज्म आ जाएगा और खुशहाली आ जाएगी ये तो नहीं, लेकिन ये डकैतों को, हिंदुत्ववादी क्रिमिनल्स को कि कहीं पर भी मुसलमान लाके और वहां भिड़वा दो, वो नहीं हो सकता। वो नहीं हो, यानी एक जो खतरा था ना कि ये आते ही एक बड़ा जेनोसाइड कराएंगे, तो जेनोसाइड तो हिंदुओं ने आरएसएस का कर दिया। ये तो बेईमानों की सरकार है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब एक बड़ा सवाल जो सामने आ रहा है वो ये कि क्या गोदी मीडिया जो बन चुका था, क्या अब वहां कोई बात सीधी जनता के फायदे की, देश के फायदे की हो पाएगी? ये अभी एक चर्चा का विषय बाकी है, इस पर अभी चर्चा नहीं हो रही है। इसके अलावा मोदी जी किस तरह से सरकार बनाने में कामयाब हुए? क्या जो साथी उनके साथ आए हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, उनको कोई बड़ी अहम वजारत, मिनिस्ट्री नहीं मिली, उसके बावजूद वो साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्या लालच या धमकी काम मोदी जी के आएगी? ये एक बड़ा सवाल है। एक और सवाल है कि क्या मोदी जी जिस तरह से इस इलेक्शन से पहले तानाशाही वहां तक पहुंच गई थी कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, यानी भगवान ने एक तरह से उनके अवतार हैं, वो अपने आप को सेवक कहते कहते अवतार तक पहुंच गए थे, क्या वो तानाशाही अभी पनप सकेगी? क्या सांप्रदायिक जो उनका एजेंडा रहता है, क्या वो चल पाएगा? जिस तरह से इलेक्शन के दौरान उन्होंने चर्चा जो कैंपेन के दौरान होती है उसकी सतह नीचे गिराई, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले और क्या नहीं बोला उन्होंने, सब बातें बोलते हुए हम जैसे एक आम पत्रकार को भी अच्छा नहीं लगता लोगों को याद दिलाने के लिए वो सब कुछ बोले। क्या कैसी चलेगी सरकार? आरएसएस क्या वाकई नाराज है बीजेपी से और मोदी जी और अमित शाह से? ये क्या कुछ है? क्या ये हकीकत है या ड्रामा है? इन सारे इश्यूज पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं शमसुल इस्लाम साहब, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, जाने माने राइटर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत ही खुल करके अपनी बात रखते हैं। वो ये कहते हैं कि या तो बोलते हुए मर जाएं या बुजदिली में मर जाएं, ये इसमें से ऑप्शन चुननी है। क्या अब वो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं नई सरकार में? चूंकि बीजेपी की सरकार तो बनी है लेकिन माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, दूसरों के सहारे पर चल रही है। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप बताइए कि अब नई सरकार को आप कैसे देख रहे हैं? आप इसमें जो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने वाले लोग थे, क्या उन्हें कामयाबी मिली है या उस कामयाबी को ट्रैक से उतारने में फिर मोदी जी कामयाब हो जाएंगे? आप कैसे देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया जनाब काज़मी जी, एक बार फिर मौका मिला है मीडिया स्टार वर्ल्ड पर दोस्तों के साथ बात करने का, तो बहुत शुक्रिया आपका। और मैं सबसे पहले कल कुवैत में जो हुआ है, कुवैत में जो बड़ा हादसा हुआ है, जो मजदूरों के कैंप, उनकी रिहाइश का जो 3-4 मंजिला बिल्डिंग है उसमें पूरी आग लगी है नीचे से ऊपर तक, और उसमें सरकारी तौर पर बताया जाए, जो बिल्कुल झूठ होगा, कि 49 लोगों की अभी मौत हुई है और उसमें से 40 भारतीय हैं और 50 बहुत गंभीर तौर पर बहुत क्रिटिकली इंजर्ड हैं। और आग के जो इंजर्ड होते हैं वो
काफ़ी ख़तरनाक होता है। वो आँख की जो इंजरी होती है वो 2-3 दिन के बाद ही बहुत बहुत भयानक रूप लेता है। तो ख़ैर हम उनके उनकी याद में उनको याद करते हैं, उनके परिवार, उनके ख़ानदान वालों को याद करते हैं, उनके बच्चों को, उनके घर की माँ-बहनों को, और वो जो लोग उन पर आश्रित थे, जो जो उन पर डिपेंड करते थे अपने ज़िंदगी चलाने के लिए, उन सब के दुःख में हम बराबर के शरीक हैं। और मैं तो सोच रहा था कि एक ये बहुत बड़ा हादसा है। ये हादसा इसलिए भी है कि कुवैत की जितनी आबादी है उससे ज़्यादा 3 गुना मज़दूर हैं वहाँ पर, और उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान से भी लोग गए हुए हैं। और उसमें आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कुवैत में गए हैं तो मुसलमान होंगे, उसमें से ज़्यादा जो है ईसाई हैं, हिंदू हैं। मुसलमानों के भी एक यानी कोई ऐसा नहीं है कि मुसलमान उसमें मेजॉरिटी में हैं। तो ये, और देखिए वहाँ पर जो इसमें जिनकी मौत हुई है बेचारों की, मतलब ये जिसको आप ये कहेंगे कि बिन बुलाए मौत है ये, क्योंकि तो काम करने गए थे, खिदमत करने गए थे, तनख्वाह कमाने गए थे, अपने बच्चों के, अपने घर वालों का परिवार चलाने के लिए गए थे, पर उनके साथ ये जो हुआ तो वो इतना इतना बुरा है, इतना बुरा है। और इस तरह के कुवैत जैसे, जो अपने आप को बहुत विकसित देश कहता है और जो इजराइल का भी खास दोस्त है, तो वहाँ उसने मजदूरों के साथ जो किया। तो मोदी जी आज शायद निकल गए होंगे, अभी इटली जा रहे हैं, वो इटली जा रहे हैं। और इटली जाना जो है, और दूसरी वजह से भी उस पर सवाल उठाए जा रहे थे, क्योंकि उनकी जो कोalition है उसकी, उसमें जो कुछ हो रहा है। और हम ये बात करेंगे कि वो कोalition क्यों बनाई है उन्होंने। एक तानाशाह किस्म की प्रवृत्ति का आदमी, वो एक किसी दूसरे के साथ बैठकर कोई फैसला करने में उसकी क्या इंटरेस्ट होगा, क्यों इंटरेस्ट होगा, उस पर हम बात करेंगे। पर बात यह है कि एक इंसान के तौर पे मैं सोचता था कि उन्होंने कम से कम एक नेशनल मॉर्निंग करना चाहिए था, राष्ट्र के तौर पर उसको हमने उनको याद करना चाहिए था। और मोदी जी कुवैत होकर चले जाते तो बहुत अच्छा रहता। या एक दिन के लिए टाल देते तो वो किया नहीं, लेकिन वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेशी पिकनिकों की बहुत ज़्यादा आदत होती है, तो गए। कोई ऐसी खास मीटिंग नहीं है वो जो इटली में, उसमें कोई ऐसा नहीं है, मतलब वहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर जा सकता है, तो वो कोई दूसरा बंदा जा सकता है। फॉरेन मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी कोई सीनियर आईएएस जा सकता है, लेकिन मोदी जी को जाना होता है। तो ये दुख की बात है। और ये हम सब जानते हैं कि मोदी जी 9 तारीख को उन्होंने ओथ ले लिया प्रधानमंत्री बनने का, और ये ओथ एक बहुत बड़ा, एक शाहाना प्रोग्राम हुआ राष्ट्रपति भवन में। आपको मैं अपने दोस्तों से चाहूँगा कि इंग्लैंड के जब राजा यहाँ पर आते तो उसके फोटो आपको नेट पर मिल जाएंगे। जब पहला दरबार हुआ, दूसरा दरबार हुआ, यानी 1890 के आसपास दरबार हुआ, उसके बाद 1906-07 में दरबार हुआ, फिर 1819 में दरबार, उसके फोटो आप देख लीजिए, और ये राष्ट्रपति भवन के फोटो देख लीजिए। वो एक शाहाना की एक शहंशाह है। और मोदी जी खुद कह चुके हैं कि मैं जो है खुदा की तरफ से, मैं तो बायोलॉजिकल हूँ नहीं, मैं तो माँ के पेट से जन्मा नहीं हूँ, मुझे तो किसी और ने पैदा किया है। मतलब अपनी माँ को इतना जलील कर सकता है कोई आदमी, तो खैर वो छोड़िए। उसके बाद भगवान ने उनको बनाया है, और ये तब किया जा रहा है जबकि मोदी जी ने एक बड़ा मंडपम बनाया है नई दिल्ली के अंदर। मंडपम में कहा जाता है कि 7,000 से 10,000 लोग उसमें बैठ सकते हैं। बैठने का मतलब यह है कि कोई पब्लिक मीटिंग के लिए नहीं, जिसमें बहुत फैसिलिटीज हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की फैसिलिटीज हैं। G20 मोदी जी ने वहीं की, G20 वहीं किया। अगर इसमें पैसा लगाया, इतना खर्चा किया है, तो आप राष्ट्रपति भवन में वो सारा इंतजाम करने का, जिसमें हजारों आपने एसी टावर लगाने पड़े, और आपने क्या क्या किया है, वो खर्चा किसने दिया? आरएसएस ने दिया है, या मोदी जी के घर से आया है, या बीजेपी जो दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है उन्होंने लगाया? वो हमने दिया है।
वो मनरेगा का पैसा जो मारा जा रहा है, जो नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, उसका पैसा है। लेकिन अय्याशी का दौर है और अय्याशी की आदत है हमारे प्रधानमंत्री साहब। आप उनके रोज के कपड़ों से अंदाजा कर सकते हैं, वो कितनी तरह के साफे बदलते हैं उसका अंदाजा कर सकते हैं। उनको मैं चैलेंज कर रहा हूं पिछले 10 साल से कि आप उनको एक ही दिन में वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, वो क्या करते हैं। और मुझे लगता है जो कई अखबार वाले बताते रहे हैं कि वो जो प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर है उसमें एक बड़ा हिस्सा तो एक टेलरिंग विदेशी टेलर बैठते हैं जो सारा डिजाइन करते रहते हैं, क्योंकि शाम को उनको जो पहनना होता है, अगले दिन जो पहनना होता है, उसी वक्त में थोड़ी होगा कि कहेंगे खुल जा सिम सिम और वो कपड़ा निकल कर आ गया। वो तो सिलाई उसकी होती है ना, उसकी तैयारी होती है, उसको मोदी जी ओके करते हैं, कलर को ओके करते हैं, साफा ओके करते हैं। दिन में अगर 5 मीटिंग में जाना है, उनको 5 साफे पहनते हैं वो। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो निकाल के अपना टोपी में से कर दिया, तो उससे हम समझ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा 3-4 जो बड़े झूठ बोले जा रहे हैं उसको समझ लीजिए। एक तो मोदी जी हर वक्त नेहरू को गाली बकते रहते हैं, बीजेपी वाले हमेशा नेहरू को गाली बकते रहते हैं, लेकिन नेहरू की बराबरी कर ली। मैंने नेहरू की बराबरी कर ली और मोदी जी ने नेहरू की बराबरी कर ली, इसको इतना चटखारे लेकर बोला जा रहा है। और जो 1000% झूठ है काजमी जी। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और वो बीजेपी के प्रधानमंत्री, एनडीए के प्रधानमंत्री हैं। ये इस देश के लोग भी बदकिस्मती से भूल जाते हैं कि नेहरू जो है 5 बार प्रधानमंत्री बने। वो इंटरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने सन 1946 में, सितंबर सन 1946 में। फिर 15 अगस्त 1947 के बाद पहले प्रधानमंत्री बन गए आजाद भारत के। फिर उसके बाद 52 में तीसरे प्रधानमंत्री बने, 57 में चौथे प्रधानमंत्री बने और सन 1962 में 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बने। और उसके बाद उनका इंतकाल हुआ, हम सब लोग जानते हैं, वो पूरा टर्म उन्होंने पूरी नहीं की। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो पूरी बहुमत के साथ पार्लियामेंट में उनका बहुमत था। वो यानी 46 से लेकर 48-49% तक उनको वोट मिला हुआ था। इनको 543 में से 240 सीट मिली है जी, 240 सीट मिली है। और डाले गए जो वोट हैं उसमें से 36.6, यानी आप समझ लीजिए 37% वोट मिले। एक तो मान लीजिए 100 वोट है हमारे देश में, उसमें से 65 डालने आए, 65 डालने आए। 65 में से आपको कितना मिला है? आपको 36.6, मैं कहता हूं 37 मिला है। इसका मतलब यह है कि देश के जितने वोटर हैं, मैंने इसका हिसाब लगाया है, तो ये लगभग उनको 18% देश में जो मत देने वाले हैं, जो वोटर्स हैं, उनमें 18% देश के लोगों ने इनको चुना है। ये हमारी प्रजातंत्र की खास बात को समझ लीजिए कि आपको 37% वोट मिले, 65 65.5% वोट डालने आए थे। तो आपको पूरे देश की जनता के कितने हिस्से ने आपको चुना है, वो उसको आप अच्छे तरीके से समझ। सिर्फ 18%, 18-19%। देश के जो टोटल वोटर हैं उन्होंने 19% आपने सुना। और आप राज कर रहे हैं, आप राज करने के लिए आ गए। अच्छा, अब आपने एक सवाल किया था कि वो सारी चीजों को जानने के बावजूद मोदी जैसा आदमी, जिसको नंदी साहब ने, जो सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं, बहुत मशहूर आशीष नंदी, उन्होंने 20 साल 25 साल पहले कह दिया था, जब इस आदमी का पहला इंटरव्यू किया था, कि मैं आज एक क्लासिकल तानाशाह को मिलकर आ रहा हूँ। उसके बाद उनको बहुत अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर बेचारों को होना पड़ा था, लेकिन वो अपना जो उनका लेख है उनको वापस नहीं लिया है उन्होंने कभी भी। तो ये क्यों तैयार हो गए हैं करने के लिए? और वही मैं उसी पर आना चाहता था कि ये जो सरकार बनाई है, जिस तरह से सरकार बनी है, और उसमें 2 मेन प्लेयर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये 1/3 प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन ये 1/3 प्राइम मिनिस्टर कब गुब्बारे की तरह से फूल करके 110% वाला बन जाए और तानाशाह बन जाए, उसके बारे में आपकी क्या राय है? किस तरह से आप देखिए, वो तो बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। मोदी को बहुत सारे कागज इधर उधर करने हैं, इनके मंत्रियों को बहुत चीजें छुपानी है। इनके मंत्रियों ने जो कमिटमेंट किया हुआ है, और कमिटमेंट क्यों किया होगा, उसमें से कुछ कमिटमेंट्स को फौरन पूरा करना है। बड़ी मजबूरी में फंसे हुए हैं।
400 पार होने जा रहा था और मीडिया ने भी तो वो 500 कर दिया था लगभग, लेकिन जनता लड़ाई लड़ गई इस बार। कांग्रेस नहीं लड़ा, अखिलेश नहीं लड़ा। अरे साहब, नीतीश साहब ने एक पब्लिक मीटिंग में मोदी जी की मौजूदगी में 4000 तक बोल दिया था, जोश 4000 तक बोल दिया था जी। जी खैर वो तो बेचारे मेंटली उनका प्रॉब्लम हो गया है। और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स के बहुत मशहूर विनोद शर्मा, जो बहुत ही सुलझे दिमाग के और बहुत ही पढ़ने लिखने वाले और वो बहुत माने जाते हैं, तो विनोद शर्मा जी ने कहा कि उनके 4 लोग हैं जो उनके आसपास उनको चलाते, उठाते, बिठाते हैं, लिटाते हैं। वो अगर इनका इलाज नहीं कराएंगे, दिमागी इलाज नहीं कराएंगे तो बहुत नुकसान होने जा रहा है। और वो कहते हैं ये अच्छे आदमी है, मैं इनको 40 साल से जानता हूं। और मोदी के उन्होंने पैर छुए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी इनसे सिर्फ 5 महीने बड़े हैं। दूसरी बात यह है कि ये मोदी जब बच्चा था, जब ये चीफ मिनिस्टर बन चुके थे। मोदी जब बीजेपी के किसी नेता के बाहर दफ्तर में एक लोहे की कुर्सी पर बैठा रहता था, तो तब ये मंत्री बन चुके थे, तब ये चीफ मिनिस्टर बन चुके थे। तो वो तो आपने देखा है ना कैसे पैर पकड़े हैं ओथ सेरेमनी के अंदर। कोई शर्मनाक, मतलब इतना शर्मनाक कि एक आर.के. सिंह भी एक पत्रकार हैं बहुत मशहूर, उन्होंने भी कहा कि आज पूरे बिहार को शर्म से सर झुकाना पड़ा है। तो मैं इस पर आना चाह रहा हूं कि मोदी जी ने ये यानी लाल तवे पर बैठने का क्यों तय किया है? इसीलिए तय किया है क्योंकि बहुत सारी चीजें। साहब आप लाल तवे की बात कह रहे हैं, उधर दोनों जो साथ में आए हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, उनको कोई अच्छी मिनिस्ट्री नहीं मिली जिसकी कुछ डिमांड अंदर हो रही थी। तो लाल तवे पर तो ये कहा, ये तो एक तरह से अपने लिए इन्होंने सब कुछ वापस सारी मिनिस्ट्रियों पर कब्जा कर लिया। अगर मान लीजिए ये तय किया जाए कि हम डेमोक्रेसी नहीं मानते हैं, और अगर मान लो ये इंडियावाद से भी कुछ तोड़ लेते हैं, इधर से भी कुछ तोड़ लेते हैं, तो उनको भी तो पद देने पड़ेंगे ना, वो बीजेपी के तो नहीं होंगे। यानी ये एक ऐसे विशेष सर्कल में मोदी जी फंसे हैं कि उससे बाहर नहीं आ सकते। लेकिन सवाल $1000 का सवाल यह है कि क्यों लिया है मोदी ने ये? मोदी ने किसी दूसरे को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनवा दिया? मोदी ने क्यों नहीं कहा कि भाई मैं तो, मेरी शान से नीचे, और उनकी शान से नीचे है। ये शहंशाह, विश्व गुरु, हिंदू हृदय सम्राट, उनकी शान से नीचे था आना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने बहुत घपले अंदर कागजों में करने हैं, बहुत घपले करने हैं। इन्होंने कुछ ऐसी पेशगियां ली हुई हैं, जो काम करने हैं, और उस काम करने में वो लगे हुए हैं, अच्छा, एक चीज और है, 28 तारीख को लोकसभा का सेशन है शायद, अगर मेरी 18 या 28 को। हाँ जी, उस दिन तय हो जाएगा कि सरकार कितने दिन चलेगी। अगर उस दिन बीजेपी ने अपना स्पीकर भी बनाया तो फिर पानी जो है सर से ऊंचा, यानी अभी सर से ऊंचा गुजर चुका है, लेकिन अब यह है कि वो खात्मे की तरफ ही जाएगा, यानी डूबने की तैयारी हो जाएगी स्पीकर वाले इलेक्शन पर। ये आपको ऐसा लगता है? हाँ, अगर स्पीकर भी बीजेपी का हो जाता है, या मोदी का कोई राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, मतलब मोदी का लेफ्ट और राइट तो कोई है नहीं, तो मान लीजिए मोदी की पसंद का बन जाता है, तो इसका मतलब है कि ये इनकी उल्टी गिनती बहुत फास्ट शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी मीडिया क्या करेगा अब? मीडिया को क्या लगता है, क्या मीडिया कुछ रंग बदलेगा? देखिए, 2-3 चीजें हैं। आपको याद होगा, इंडियन एक्सप्रेस ने एक हेडिंग लगाई जिस दिन मिनिस्टर्स को अनाउंस किया, कंटिन्यू, और NEW उन्होंने इस्तेमाल किया, यानी नई कैबिनेट में पिछला जो है वो सिलसिला लगातार आगे बढ़ा, ये कहने की कोशिश की। तो इस सिलसिले को अपने उसी तरीके से सारी मिनिस्ट्रियां, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, जितनी अहम मंत्रालय जितने हैं, वो सारे बीजेपी के पास हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, मीडिया भी उसी तरह से, उसी थ्रस्ट के साथ गोदी में बैठा रहेगा, या कहीं कुछ आपको कहीं इशारे ऐसे मिल रहे हैं? मीडिया तो यही करेगा। जो डिजिटल मीडिया है वो बिल्कुल अलग रहेगा। ये पूरा दो फाड़ हो गया है।
ये मीडिया जिसमें मोदी ने जिनकी सेवा की है उनके पैसे लगे हैं और मोदी के कहने पर ही उन्होंने खरीदे हैं, वो सारे उसमें गए हैं वो, तो उसने तो यही करना है। लेकिन इस देश के लोगों में एक दौर था, मुझे याद है, मैं बैठा हुआ था एक मीटिंग में जिसमें लालू यादव भी बोल रहे थे, तो ये दौर था जब टीवी आकर बहुत ये सब करता था कि चुनाव में ये जीतेगा वो जीतेगा, तो इन्होंने कहा, लालू यादव जी ने कहा कि अरे यार करने दो इनको, हमारे लोग तो टीवी देखते ही नहीं है, वहां बिजली नहीं है। लेकिन आज बात ये पहुंची है काजमी जी कि ये गोदी मीडिया है, इसको किसी आदमी से, चलते हुए आदमी से आप सड़क पे बात कर लीजिए, आप ऑटो वाले से बात कर लीजिए, आप सब्जी वाले से बात कर लीजिए, आप मजदूर से बात कर लीजिए, आप अपनी पत्नी से बात कर लीजिए, बेटी से बात कर लीजिए, बेटे से बात कर लीजिए, पड़ोसी से बात कर लीजिए, वो मोदी का समर्थक भी होगा तो ये बोलता है कि तो सारे के सारे जो है मोदी जी के सपोर्टर है, मोदी जी ने सेट किए हुए। ये तो सच हो गया ना। अच्छा, उसके बाद पार्लियामेंट में अभी जो बहुत एक टेस्ट आएगा मोदी का, और ये जो गोदी मीडिया, गोदी क्या है, दलाल मीडिया है, दलाल मीडिया है। इसको रुकने को कहा जाता है तो बैठ जाता है, बैठने को कहा जाता है तो लेट जाता है, लेटने को कहा जाता है तो कपड़े उतारने को तैयार हो जाता है। माफ कीजिएगा, मैं बहुत संजीदगी के साथ कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इनकी वो हालत है। अभी जो आने जा रहा है, जो राहुल गांधी, और अब उसने ममता जी ने भी कह दिया है, जो कह दिया है कि वो जो आसमान पर छूकर शेयर मार्केट नीचे गिरा, उसके लिए जेपीसी बनाइए, जेपीसी बनाइए, और उसके अंदर ये मीडिया का सारा रोल था। उसमें ये जो थे ना, जिन्होंने सारे डेटा जमा किया था, ये सारा ये दलाल मीडिया ने तैयार कराया था। वो बिल्कुल बिल्कुल, वो बीजेपी के कहने पर, और कहा जाता है इजराइल और किस किस का रोल रहा उसके अंदर, इजराइल और रशिया वगैरह का रोल रहा उसको पूरा तैयार कराने में, और उसके अंदर किन किन ने पैसा कमाया, ये सब किया। अगर कोई भी ईमानदारी से चलने वाली सरकार होती, इनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता, क्योंकि लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का सत्यानाश हुआ है। 30 लाख करोड़ रुपए का। हाँ। अच्छा, ये तो बहुत ही बड़ा एक तरह से वाकया हुआ कि आम लोगों की जेब से पैसा निकालने का एक तरह से बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे खुले दिन दहाड़े डकैती डाल ली जाए। ये बिल्कुल अजीब सूरत हाल है कि आम लोगों की जेब से पैसा निकलवा लिया गया। हाँ, सब बढ़िया क्या हुआ कि जिस दिन दाम पूरे बढ़ गए, दाम आसमान छूने लगे, विदेशी कंपनियों ने, और मुझे लगता है कि अंबानी अडानी ने भी सारे अपने शेयर बेच डाले, और जिस दिन धड़ाम गिरा नीचे, अगले दिन खरीद लिए। लेकिन आम आदमी का क्या, वो मैं बताता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, वकील हैं, बड़ा बिजनेस है उनका, तो वो बता रहे थे कि जिस दिन ये रिजल्ट वगैरह सारा आ चुका कि उनका 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ। शेयर नहीं करते हैं, वो म्यूचुअल फंड में उन्होंने अपनी सेविंग्स की हुई है, वो शेयर मार्केट के खिलाफ है, बड़े बिजनेसमैन है। लेकिन उन्होंने कहा कि 8 लाख रुपए का मुझे नुकसान हो गया। तो मैंने कहा क्या नुकसान हुआ? आपने जो है, जब वो ज्यादा दाम हुआ था तो आपने अपने बेचा नहीं, कह लेंगे हमको क्या पता है कि क्या खेल होता है, हमको तो अगले दिन पता लगा कि हमारा जो था, जब वो डाउन गया तो हमारे को जो मंथली या सालाना जो हमें रिटर्न होती है वो नहीं होगी, वो 8 लाख रुपए का डाउन हो गए हम। तो जिन्होंने खेल करना था उन्होंने तो खेल कर दिया, उन्होंने खेल कर दिया, और जो मर गए जो बेचारे, और जिसको राहुल गांधी, सही बात है कि सही सवाल उठा रहे हैं कि इसको आप क्या करेंगे। अच्छा, इसी में मैं एक बात और लेना चाहता हूं, जो असल में बहुत बड़ी बात है। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा सेकुलर स्टेट है, वहां आजादी के बाद पहली कोई भी ऐसी मंत्रिमंडल होगा जिसमें कोई मुसलमान नहीं है। हालांकि इसकी पालने में पूत कैसा होगा, वो शुरू से ही हो गया था कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में दूसरे वाले में कोई मुसलमान मंत्री नहीं था। लेकिन यहाँ तो ना बांस रहेगा ना बजेगी बांसुरी, तो बांस ही गायब है पूरा। कोई नुमाइंदगी नहीं रही, बिल्कुल। अब पिछली बार वो मुख्तार अब्बास नकवी थे, उनको भी बाहर कर दिया गया था, और असल में ऐसे वक्त पे पता चलता है कि थे, और उनका क्या मुसलमानों से लेना देना था। मुसलमानों से मतलब बहुजन, मुसलमानों का मतलब गरीब हिंदुस्तानी, मुसलमान से मतलब मैं वो
मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ। जी 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 मैं ये कह रहा हूँ कि वो उस तरह के मुसलमान तो आरएसएस ने पाले हुए, उनको भी नहीं भरोसा। आप सही फरमा रहे हैं कि जी। उनको भी वो मौका नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल उसमें ऐसा लग रहा था कि अब स्टेज वो आ चुकी है जो आरएसएस और बीजेपी तय करती है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, यानी उस लेवल तक आ चुके कि अब उन्हें नाम का भी मुसलमान नहीं चाहिए, अपना दलाल भी मुसलमान नहीं चाहिए। दलाल अच्छा, मुसलमान। अब मैं चलना अच्छा, चाहता उसमें हूं। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि दिक्कत क्या है। इलेक्शन कमीशन और राष्ट्रपति ने क्या करना चाहिए। हमारे संविधान की प्रीएम्बल में लिखा हुआ है एक शब्द फ्रेटर्निटी, जिसको हम हिंदी उर्दू में भाईचारा कह देते हैं। भाईचारा बहनचारा, यानी फ्रेटर्निटी एक ऐसा लफ्ज है जो दुनिया के किसी संविधान में नहीं है। फ्रेटर्निटी क्योंकि गड़बड़ हो रही है, तो ये चुनाव दोबारा असल में अनाउंस कर देने चाहिए इलेक्शन कमीशन ने कि भाई आप सबसे बड़ी जो माइनॉरिटी है उसका आपका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। इस राष्ट्रपति ने कहना चाहिए कि मैं 15 मुसलमान या 12 मुसलमान जो है मैं नॉमिनेट करूंगी। इसको करना चाहिए, इसको करना चाहिए। अच्छा, उसमें एक और खेल हो रहा है। मैं आखिरी बात जो बता रहा हूं, मोहन भगवत साहब ने कहा है कि हमने आरएसएस वालों की मदद नहीं मांगी गई, इसलिए देखिए बीजेपी का ये हुआ। इससे बड़ा झूठा मुझे लग रहा है कि दुनिया के इतिहास में पैदा होना बाकी। और मैं कब से कहता हूं कि आरएसएस जो है वो झूठों को और बिना रीढ़ की हड्डी का लोगों का सबसे बड़ा संगठन है। यानी मोदी आरएसएस का आदमी, अमित शाह आरएसएस का आदमी, 10 साल से आरएसएस, मोदी 8 साल से आरएसएस में, डिफेंस मिनिस्टर 12 साल से आरएसएस का आदमी। हाँ जी, उसके बाद इनका जो परामर्श मंडल है जिनको अब इन्होंने घर बिठा दिया है, आप वो अडवाणी हो या जो भी हो, वो सारे बचपन से आरएसएस के लोग जी। और आरएसएस का जो बाप रहा है, जो गुरु ऑफ हेट है, उसने हम क्यों हम राजनीति को पकड़ने के लिए लोगों को भेज रहे हैं, जरा उसका सुन लीजिए। ये उसने 1960 में 5 मार्च को आरएसएस के 1600 सीनियर कैडर्स के सामने बताया। हमें यह भी मालूम है कि अपने कुछ स्वयंसेवक राजनीति में काम करते हैं, वहां उन्हें उस कार्य की आवश्यकताओं के अनुरूप जल्द से जुलूस आदि करने पड़ते हैं, नारे लगाने होते हैं। इन सब बातों का हमारे काम में कोई स्थान नहीं है, लेकिन नाटक के कैरेक्टर के समान जो भूमिका ली उसका योग्यता से निर्वाह तो करना ही चाहिए। पर इस नट की भूमिका से आगे बढ़कर काम करते करते कभी कभी लोगों के मन में उसके बारे में अभिनिवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी देखिए कि हम आपको भेजते हैं नट की तरह से। आपको कहा फुटबॉल खेलना है फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेलिए। ये पार्टी बनाई है आरएसएस ने, और आज ये शिकायत कर रही है कि आरएसएस जो था इसमें शामिल नहीं है। आरएसएस ये मानने को तैयार नहीं है कि इस देश के हिंदुओं ने इनके पीछे लात लगा दी है। इस देश के हिंदुओं ने राम मंदिर जहां बनाए वहां के आसपास की सारी सीटें इनसे छीन ली हैं। आरएसएस जिस दिन, यानी आरएसएस अप्रासंगिक हो गया है। लेकिन आप देखेंगे बुद्धिजीवी जो अपने आप को बहुत सारे सेकुलर भी कहते हैं, हाँ भाई आरएसएस ने देखिए ये हो गया, आरएसएस तो थोड़ा सा नाराज था। अरे आरएसएस चला रहे हो तुम चला रहे हो और तुम बोल रहे हो कि आरएसएस नाराज था। ये झूठ है। असल में भारत की जनता ने आरएसएस को जो दिखाया है, जो उनकी हैसियत बताई है, तो अगर आरएसएस खामोश था तो मध्य प्रदेश के अंदर कैसे जीत गए भाई? बताइए आप, मध्य प्रदेश के अंदर कैसे जीत गए? और आरएसएस जिसने पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा कैडर बंगाल भेजा है, सबसे ज्यादा कैडर बंगाल भेजा है, वो वहां आप कैसे हार गए? तो ये असल में भारत की जनता जो है इनकी तिगड़मों से बाहर आ रही है। तो आप जो फरमा रहे हैं, आप जो जानना चाह रहे हैं कि आगे क्या होगा, देखिए आप हिंदुत्व का खेल इस देश के हिंदू समझ चुके हैं। मुसलमानों ने नहीं हराया है इनको। मुसलमान तो बहुत सारी जगह वोट देने आए नहीं, और बीएसपी के रहते हुए यूपी में बहुत सारी जगह के मुसलमानों के वोट तो बेकार ही हो गए। 12 से 14 कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने जो खेल किया है। यानी आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं में जो हिंदुत्व की बात कही गई थी बीजेपी की तरफ से, उसमें वो नाकाम हो गए और खुद हिंदुओं ने ही बीजेपी को सबक सिखाया है। अच्छा, अब मैं एक चीज और समझना चाहता हूं, क्या आप भी ईवीएम में गड़बड़ी से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई
कथित गड़बड़ी, एलिज्ड गड़बड़ी, क्या उससे इतनी भी सीटें आ सकी हैं 240, या आपको लगता है कि 240 ईमानदारी से बीजेपी को मिल गई? नहीं, असल में देखिए दो बात। एक तो यह है कि जो लोग ये कहते हैं ना कि ईवीएम को कहीं बैठ के कंट्रोल किया जा सकता है, मेरी जितनी जानकारी है, मेरी जितनी रिसर्च है, उसमें कोई चिप नहीं है। उसमें कोई चिप नहीं है कि आप उसको बाहर से कुछ कर, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उसके डेटा के साथ लगभग जो मेरी रिसर्चर से बात हुई है जानकारियों से, 10% का घपला आप कर सकते हैं। 10% का घपला। देखिए ना, अभी बॉम्बे की एक सीट की बात आ रही है जिसमें 500 वोटों से जीता है। बीजेपी का कैंडिडेट जो है 500 वोटों से जीता है, और उसके अंदर क्या किया है कि लास्ट के 10 मिनट के अंदर जो काउंटिंग हो रही है उसमें ये कैमरे बंद हो गए। कैमरे बंद हो गए, और उसके अंदर कुछ ऐसा हुआ कि वो, और ये जो कैंडिडेट जो जीता है उसका दामाद अंदर फोन लेकर है, जो आ ही नहीं सकते हैं आप अंदर। आप आ ही नहीं सकते हैं, और वो जीत गए। बीजेपी को कम से कम 15 सीट ऐसे हैं कि जिसमें 5,000 से लेके 500 तक से उनको जीत मिली है। ये 10% घपला आप हमेशा कर सकते हैं, और ये मध्य प्रदेश में काफी बड़े पैमाने पर हुआ होगा। हालांकि वहां 10% से ज्यादा से जीते हैं, लेकिन कुछ सीटें जो हैं, जो ये 240 है जो हैं, ये 220 से ज्यादा नहीं हो सकती थी जो देश का माहौल था। मैं भी एक पॉलिटिकल साइंस का रिसर्चर हूं। अच्छा, मैं अब एक आखिरी बात पूछना चाहता हूं, हमारे पास तकरीबन वक्त खत्म हो रहा है। आप ये बताइए कि इस इलेक्शन के बाद क्या क्या जो सेकुलर ताकतें हैं, जो देश के लिए भलाई के लिए मेहनत, कोशिश, और राहुल गांधी की 2 पदयात्राएं, और उसके बाद सिविल सोसाइटी ने भी काफी काम किया, बीजेपी को हराने के लिए कोशिश की, क्या आपको आने वाला वक्त भारत के लिए बेहतर, अच्छा, पुरअमन, सांप्रदायिक सौहार्द के साथ नजर आता है, या ये फिर कोई तिगड़म करके फिर ये नफरत की तरफ ले जाएंगे? नहीं, वो तो मुमकिन नहीं है। यानी देखिए, सेकुलरिज्म आ जाएगा और खुशहाली आ जाएगी, ये तो नहीं, लेकिन ये डकैतों को, हिंदुत्ववादी क्रिमिनल्स को, कि कहीं पर भी मुसलमान लाके और वहां भिड़वा दो, वो नहीं हो सकता है। वो नहीं हो, यानी एक जो खतरा था ना कि ये आते ही एक बड़ा जेनोसाइड कराएंगे, तो जेनोसाइड तो हिंदुओं ने आरएसएस का कर दिया। जेनोसाइड तो हिंदुओं ने, आरएसएस नौजवानों ने कर दिया। और आप देखिए, अभी आ रहा है कि अग्निवीर के अंदर जो है उसको 4 साल कर देंगे, 5 साल कर देंगे, उसको ये कर देंगे। ये मेडिकल एडमिशन जो है उसके पर्चे लीक हो गए हैं। जी, बिल्कुल, नीट वाले। जी हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। एक ही सेंटर के 6 लोग टॉप 100% मार्क्स वाले, और जी आपके हरियाणा में बल्लभगढ़ में साहब, जी, हाँ जी। तो ये कमाल हुआ है वाकई। अच्छा, और आप देखिए ना, जो व्यापम घोटाला था, व्यापम घोटाला, ये मेडिकल में मध्य प्रदेश में हुआ था ना, जिसमें 100 से ज्यादा डॉक्टरों ने आत्महत्या की है, जो आरएसएस के आदमी ने ही आउट किया था। वो तो आपका एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। ये तो ये तो ये तो बेईमानों की सरकार है। जी, तो ये ऐसे ऐसे जो कलर्ड लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, वो इनको अपने यहाँ बुला करके, जिसे कहते हैं कि वॉशिंग मशीन है, उसमें सब साफ हो जाते हैं गुनाह। तो ये बीजेपी का ये तरीका है। आखिरी बात, जी, हाँ। ये जय श्री राम करने वाले, इन्होंने राम मांझी को बनाया है मंत्री, कैबिनेट मंत्री एक होने के बावजूद। आप राम मांझी के बयान पढ़ लीजिए भगवान राम के बारे में। जी, ये मैं आपको बता रहा हूं, टेलीग्राफ का 20/12/21 का, और उसके बाद ये न्यूज 18 का 17 मार्च 2023 का। भगवान कोई राम नहीं है, भगवान एक काल्पनिक पात्र है। रावण महान है, रावण जैसा आदमी पैदा नहीं हुआ। तो ये भगवान राम को धोखा दे सकते हैं, और भगवान राम ने चपत लगा के उनको, ये मोदी को ये बताया कि तुम जो है, तुम कोई मेरे से पैदा हुए नहीं हो, तुम एक बहुत जलील आदमी हो, तुम बहुत जलील आदमी हो, और उनको उनकी हैसियत बताइए। राम मांझी का अगर आप बयान पढ़ लें तो आप मतलब कैसे कोई आदमी इस आदमी को रख सकता है मोदी जी।
लेकिन मोदी और आरएसएस का आदमी सब कुछ कर सकता है। और मैं कब से कहता हूं, अगर औरंगजेब का राज भी आ जाए, आरएसएस वाले कहेंगे कि सर हम तो आपके आने का पिछले 400 साल से इंतजार कर रहे थे सर। जी 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 जी, ये हुकूमत में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते ये। हैं। और अब आपका कहना यह है कि इस वक्त हुकूमत इसलिए बनाई है कि बहुत कुछ सबूत हैं जो मिटाने हैं, बहुत से वादे किए हुए हैं उन्हें पूरा करना है, और हाँ। नहीं तो उनके उनके जो स्टेचर, उनकी जो उन्होंने अपनी हैसियत बनाई थी, उसके बिल्कुल बरखिलाफ उन्होंने। इंटरनेशनल भी जो हैसियत बनाई, जो हथियार खरीदने हैं इजराइल से, जी जो जी अमेरिका से हथियार, आप देखेंगे अभी एकदम बहुत जबरदस्त बाढ़ आने वाली है हथियार खरीदने की। जी 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 जी, हथियार वो खरीद। सारे जो वादे किए गए हैं उन कंपनियों से, वो सब पूरे किए जाएंगे कि आप हमारे यहाँ का पैसा लूट करके ले जाओ, हमारे यहाँ के लोग कितनी भी महंगाई। पेशगी ली हुई है भाई साहब, पेशगी। जी जी जी, बिल्कुल पेशगी ली हुई है। एडवांस एडवांस जिसे कहते हैं, टोकन मनी पहले आई हुई है। हाँ जी, और टोकन मनी आई हुई जी है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।